ओ अब बता रहे हो निकम्मो, आवाज नहीं आ रही थी है? इतने मस्त तरीके से हमने क्लास की शुरुआत कर दी थी, अब बोल रहे हो कि मैडम आवाज नहीं आ रही है। कितने निकम्मे हो। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, पिछले क्वेश्चन को एक आपका टेस्ट लिया था बस, और कुछ नहीं। ELCB क्या पूछा था, कोई बात नहीं, फटाफट से एक बार अभी आपको यही कहा था, केम छो मजामा, बिल्कुल मजामा। सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास की शुरुआत कर रही हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने। कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का जो आपको आवाज नहीं आई उसके लिए चलेगा, इंजीनियर है, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए बताइए आप, ठीक है भाई, बताओ जरा। द AC ट्रांसमिशन टेंड्स टू बी डैश, यहाँ पर बताना है कि AC ट्रांसमिशन, मैंने बोला इसमें आपको क्या करना है, जस्ट और जस्ट AC और DC का कंपैरिजन है, वो भी किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है जी। AC और DC में पूछ रहा है कि आपका AC ट्रांसमिशन टेंड्स टू बी डैश देन DC ट्रांसमिशन, यानी कि AC को आप ज़्यादा दूरी पर कर सकते हो या कम दूरी पर ट्रांसमिट, पहला क्वेश्चन। डिस्टेंस लेस देन ब्रेक इवन डिस्टेंस एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, यहाँ पर बिल्कुल सही है। AC ट्रांसमिशन टेंड्स टू बी मोर, यहां पर क्या बोल रहा है इसमें कि AC ट्रांसमिशन ब्रेक इवन डिस्टेंस से कम दूरी के लिए DC ट्रांसमिशन की तुलना में ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सही है ये। कि आपको बता दूं, AC ट्रांसमिशन ज़्यादा इकोनॉमिकल है, AC ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिना ब्रेक के जाए ज़्यादा है, और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हमारा DC जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। DC जो है वो थोड़ा सा क्या पड़ेगा, कॉस्टली, तो मोर इकोनॉमिकल और कॉस्टलियर। जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग ना। मेरी आप लोगों से एक दरखास्त है, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आती तो मत दो। कल एक बच्चा कह रहा मैडम थोड़ी सी बोरिंग लगी, अरे बेटा जब तक तुम ऐसे हो गुग्गे बन के बैठे रहोगे तो भाई तुम्हें मैं तो और ज़्यादा बकवास लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम आमने सामने नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश किया करो, इंटरेक्टिव बनाने की, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। स्पीड से आंसर दो कि हम जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे और मज़ा भी आता रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। दे देते हैं अगले क्वेश्चन का कि उस सर्किट ब्रेकर का नाम बताइए जो आप 450 वोल्ट तक की सप्लाई के लिए यूज करते हो। कौन सा सर्किट ब्रेकर 450 वोल्ट की सप्लाई के लिए किया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट, सल्फर, ये तो भाई आपकी सबसे हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। एयर ब्लास्ट ये हमारा ट्रैक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, ये पहचान लिख लीजिएगा। अब ऑयल या फिर मिनिएचर, मिनिएचर नाम से ही पता चलता है, मिनिएचर यानी कि स्मॉल, तो सीधा जाएगा 450 वोल्ट, बहुत छोटी वोल्टेज है, तो मिनिएचर, मिनी वोल्टेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की वायरिंग की लॉन्ग लाइफ होती है? लॉन्ग लाइफ बोले तो ज्यादा समय चलेगी, बताओ जल्दी से। कंड्यूट वायरिंग, क्लीट वायरिंग, या फिर केजिंग केपिंग, या बैटन वायरिंग? जल्दी से जवाब, अब तुम दो ना फटाफट से जवाब। कि यहाँ पर उम्र की बात उसने पूछी है, किसकी सबसे ज्यादा लंबी वायरिंग होती है? बिल्कुल सही, क्लीट वालों का जवाब गलत है भाई। क्लीट वायरिंग तो आपकी टेम्परेरी पर्पस के लिए की जाती है, टेम्परेरी पर्पस। टेम्परेरी पर्पस बोले तो यानी कि जिसको कुछ समय के लिए करना है, यानी कि थोड़े वक्त के लिए। और कंड्यूट वायरिंग में आपको, अगर यहाँ पर मैं कैमरा घुमा नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको कंड्यूट वायरिंग ना हुई दिखाती। मेरे यहाँ पर स्टूडियो में, यहाँ पर ना अभी देखो पाइप जा रहा है, इस पाइप यहाँ पर बस क्या है कि आपका केजिंग केपिंग, इन दोनों में ना एक अंतर है, सुनिएगा। कंड्यूट और केजिंग केपिंग में क्या होता है, केजिंग में, केजिंग क्या होती है कि दीवार बनी हुई है, उस दीवार के ऊपर ये पहले एक फट्टी बिछाई जाती है, फिर इसमें तार डाली जाती है, फिर इसको ढक दिया जाता है एक ढक्की से, एक आपके ढक्कन से, इस तरीके से। ये हो गई केजिंग केपिंग। और जबकि कंड्यूट क्या होती है, कंड्यूट बोले तो बंद, कंड्यूट बोले तो देखो नाली तारें लिखा भी हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, आपके मेटल के पाइप में या फिर आपके पाइप ही होते हैं ज़्यादातर, इसमें तारें डाल के आपकी और ट्रांसमिशन कराया
जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, कंड्यूट वायरिंग बन जाती है। और क्योंकि इसमें आपकी तारें जो हैं वो एक पाइप के अंदर होती हैं, तारें सुरक्षित होती हैं, इसीलिए ये वाली वायरिंग की लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक जी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, बताएं जरा। इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, जल्दी से जवाब दे दें। इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर ये अब बात आएगी कि मैडम ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस किस, कौन से इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस, ये आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन देखो ना नीचे दिया हुआ है उसने, वेट सॉइल, ड्राई सॉइल, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये आपके अर्थिंग इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड भी कौन सा, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। आपने अर्थिंग की प्रकार सुनी होंगी, प्लेट अर्थिंग या आपने पाइप अर्थिंग, तो उसमें क्या होता है भाई, आपकी कॉपर की प्लेट धरती के अंदर धंसाई जाती है, उस कॉपर की प्लेट जो धरती के अंदर धंसाई जाती है उसे ही हम प्लेट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर वो कॉपर स्ट्रिप की फॉर्म में है तो वो स्ट्रिप इलेक्ट्रोड हो गया, अगर वो ट्यूब की शेप में है तो वो ट्यूब इलेक्ट्रोड हो जाता है, बस। ठीक है जी। तो यही उसने पूछा था कि उस इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, गीली मिट्टी के प्रतिरोध के बराबर, या दो इलेक्ट्रोडों के बीच के प्रतिरोध होना चाहिए, शुष्क मिट्टी के प्रतिरोध ड्राई सॉइल के रेजिस्टेंस के बराबर, या कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होती है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉइल। बता दो जल्दी से, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉइल, और बिल्कुल सही है भाई ये। ठीक है, एक फॉर्मूला पूछ लिया भाई इसने अगले क्वेश्चन में, बताओ जरा, थोड़ा छोटा कर दो। Input power to a three-phase circuit was measured by a 2 wattmeter method. How to calculate the power factor of three-phase circuit? ये दो आपको बता दूं, 2 वाटमीटर मेथड की बात कर रहा है। पावर मापने, 3 फेज पावर को मापने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, सिंगल वाटमीटर, 2 वाटमीटर और 3 वाटमीटर मेथड। 3 वाटमीटर मेथड हमेशा बैलेंस लोड पर लगता है। अब ये 2 वाटमीटर मेथड ज़्यादातर यूज़ भी किया जाता है। यहाँ पर उसने पूछा था कि 2 वाटमीटर मेथड में अगर हम द पावर का पावर फैक्टर, पावर पूरी पावर की अगर बात करूं क्या होता है, VI cos phi, तो उसने यही बोला कि ये cos phi किसके बराबर आता है, W1 W2 की फॉर्म में दिया हुआ है। W1 है वाटमीटर 1 की रीडिंग, W2 है वाटमीटर 2 की रीडिंग। जल्दी से जवाब दे दो कौन सा फॉर्मूला होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं, यहाँ पर हमेशा पावर फैक्टर जो है वो tan की फॉर्म में आता है, तो cos और cot तो आप काट ही दीजिए, कोस और कोट को तो काट ही दीजिए। अब बताओ tan इनवर्स √3, ये W1 माइनस W2 बटे W1 प्लस W2, ये तो बिल्कुल दोनों का सही है। अब ये बताओ √3 आएगा या √3 नहीं आएगा, बस √3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 3 फेज पावर है, आपको बता दूं 3 फेज पावर के लिए यहाँ पर हम RMS वैल्यूज लेके चलते हैं तो हमारा √3 आता है, √3 वाला आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर फैक्टर मापने का। विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, बताएं जरा। आपके बता दूं, ना पता हो तो आपके ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, कल बात भी करी थी। ये इस तरीके का आपका ट्रांजिस्टर होता है, ये आपका एमीटर, बेस और ये कलेक्टर, 3 टर्मिनल हैं। ये आपका किसकी तरफ, अब ये NPN है, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के, NPN या PNP। वो कैसे पता चलता है, इस एरो से पता चलता है। ये
ये एरो जो है वो हमेशा किसकी साइड होता है, करंट की साइड, बोले तो एन की साइड, यानी कि ये एन होगा, तो ये क्या हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया भाई, पीएनपी। और एनपीएन होता तो एरो क्या हो जाता, बाहर की साइड हो जाता, एरो कहाँ हो जाता, बाहर की साइड। तो इसने यही पूछा था कि आपका सबसे, और इनको जोड़ने के, इनको कन्फिग्रेशन का मतलब होता है ट्रांजिस्टर को सर्किट में उपयोग करने के, ट्रांजिस्टर को सर्किट में उपयोग करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। कॉमन करने का मतलब भी पता होना चाहिए। ये कॉमन शब्द जो लिखता है, कॉमन का मतलब क्या होता है भाई, इस टर्मिनल को ग्राउंड से जोड़ना, ग्राउंड से जोड़ना। कॉमन एमीटर का मतलब क्या हो गया कि एमीटर को आप ग्राउंड से जोड़ दीजिए। कॉमन बेस का मतलब हो गया बेस को ग्राउंड से जोड़ दो। कॉमन कलेक्टर हो गया कलेक्टर को ग्राउंड से जोड़ दीजिए। ठीक है जी। तो अब आपको बता दूं, कॉमन एमीटर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कॉमन एमीटर सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी यही है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी भी यही है और सबसे ज़्यादा भी यूज़ होती है। जो चीज़ अच्छी होगी वो तो होएगी होएगी यूज़। नेक्स्ट, विच सिमुलेशन पैकेज specifically designed for power electronics and motor control। बताइए यहां पर, सिमुलेशन पैकेज का मतलब होता है कि भाई आपका ये सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर से संबंधित है, याद रखिएगा। उसने आपसे यहां पर ये पूछा कि आपका सिमुलेशन पैकेज का मतलब होता है, आपको बता दूं, सिमुलेशन पैकेज का मतलब होता है कि आपकी जो ये कमांड लेते हो ना, आपको बताऊं, अभी तो आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सीधा आपने क्या किया, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, अपना गूगल प्ले स्टोर पे गए, डाउनलोड करी, हो गया। ठीक है। और भी कई सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो कि अपने गूगल पे जाते हो, क्रोम पे जाते हो, डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन ना कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके फ्री इंस्टॉलेशन नहीं होते, पेड होते हैं। तो उनमें भी ना आपके स्पेसिफाइड पैकेज होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ऑटोकैड है, ऑटोकैड के अंदर भी आपकी ऑटोकैड एक डिजाइनिंग प्रोग्राम है। उस डिजाइनिंग प्रोग्राम में आप इलेक्ट्रिकल की भी डिजाइनिंग कर सकते हो, मैकेनिकल डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो भाई उसमें भी ना स्पेसिफाई होता है। और ऑटोकैड के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी टेक्सटाइल डिजाइनिंग है ना, वो भी की जाती है। तो वहीं से आपका ये बनता है कि कौन सा पैकेज, कौन सी कमांड का पैकेज आप खरीदना चाहते हैं। तो ये सिमुलेशन पैकेज वही है। अब उसने यही पूछा कि कौन सा सिमुलेशन पैकेज विशेष रूप से पावर इलेक्ट्रॉनिक और मोटर कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आपको मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री लगानी है जिसमें आपको कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ओसिलेटर हो गया, इन सब को और अपनी मोटर को कंट्रोल करना है, ऐसा कोई आपका प्रोसेस है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए उसको ऑटोमेटिक करना है, तो आप कौन से सिमुलेशन पैकेज को खरीदोगे, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ऑटोसार का, सिम्सकैप का, ओपीसी टूल बॉक्स का या पीएसआईएम का। ये यहां पर उसने आपसे पूछा है, बताएं जरा किसका उपयोग करोगे भाई, पीएसआईएम का या फिर आपका किसका भाई। आपको बता दूं यहां पर, बताओ एक बार, क्वेश्चन तो अभी समझ में आया, थोड़ा सा ये बताओ, थोड़ा सा सोच के देखिए। हालांकि इससे नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी, मैं खुद ही बता देती हूँ। चलिए मैं ही बता देती हूँ, पीएसआईएम का यूज किया जाता है, पीएसआईएम का यूज किया जाता है। पीएसआईएम होता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पी बोले तो फिजिकल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका ये इनको कंट्रोल करने, इनको मैनेज करने के काम आता है। ठीक है जी, फिजिकल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। विच मोटर इज मोर, ये हमारा अपना इलेक्ट्रिकल कोर का क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। फटाफट से आंसर दे दो, वो थोड़ा सा, मैं आपका सॉफ्टवेयर क्वेश्चन था तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, लेकिन अब मत होइएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा।
जल्दी बकअप गाइस, जल्दी से जवाब दे दें। कौन सी मोटर आपकी सेंट्रीफ्यूगल और आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए यूज की जाती है? बताओ जल्दी से। सेंट्रीफ्यूगल पंप, अरे भाई ये जो तुम्हारे सिंपल घरों के पंप की भी है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी कि पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए जो ये पंप होते हैं, इसकी बात कर रहा है। इसके लिए कौन सी डीसी मोटर यूज होगी? शंट, सीरीज या डिफरेंशियल कंपाउंड? बताओ। सीरीज वाले गलत हो गए भाई, शंट यूज की जाती है, डीसी शंट यूज की जाती है। आपको बता दूं भाई, डीसी शंट क्यों? क्योंकि भाई इसकी वोल्टेज वेरिएशन नहीं है। ये क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसके अंदर वो मोटर है, तो इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा है। स्पीड रेगुलेशन इज बेटर, दैट इज वाई इट इज यूज्ड। स्पीड रेगुलेशन अच्छा है इसलिए इसका यूज किया था। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होने का मतलब क्या है कि इसकी नो लोड फुल लोड स्पीड में अंतर नहीं है या बहुत कम है। नहीं तो नहीं कह सकते, बहुत कम जरूर कह सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट निकालनी है जी। देखें जरा क्या कह रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ ऑपरेटिंग 1500 वाट हीटर 2 घंटे पर डे 20 दिन? ओ भाई बहुत आसान है। एज्यूम करो चार्ज पर किलोवाट आवर 4 रुपये है। इलेक्ट्रिकल वालों, घर का बिजली का बिल बनाना आना चाहिए। जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट से। और भाई आप लोगों को एक खुशखबरी भी दे दूं, आप में से ही एक विद्यार्थी था, मैंने उसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था, पंकज ढूंढरा। अब तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, कई बच्चे ना, हालांकि यहाँ पर किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो सबूत मांगते हैं कि मैडम क्या आपका पढ़ाया कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ, मैडम क्या आपका पढ़ाया कुछ ये हुआ वो हुआ। बेटे बकायदा नाम के साथ बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में सतीश नाम का बच्चा है, यूपीपीसीएल में जो कार्यरत है। आपके यूपीपीसीएल में किस प्लांट में है वो तो मुझे नहीं पता, कहोगे तो मैं पूछ के बता दूंगी। उत्तर प्रदेश में है। और इसके साथ रेलवे में एक धर्मेंद्र बंडल नाम का बच्चा है जो कि आरआरबी जेई लगा था हमसे पढ़ के। एएलपी के तो कई होंगे, वो मेरे को कईयों के तो नाम, क्योंकि नाम भी ध्यान नहीं है, उस टाइम पे लिंक भी नहीं था इतना बच्चों से। पंजाब पीसीएल में, पंजाब एंड सिंध पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपकी पूरी है, पीएसपीसीएल, जिसकी आप लोगों के अब दोबारा भी भर्ती है। पीएसपीसीएल, उसमें जो पिछली बार वाली वैकेंसी आई थी उसमें पूरा उसका पेपर हो गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। पहले सिलेक्शन हुआ, फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर के भी 42 दिन के अंदर अंदर उसे ज्वाइन करना था। तो कल ही बच्चे का मैसेज आया कि फाइनली मैडम, फाइनली पीएसपीसीएल में पंजाब एंड सिंध पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जेई की कुर्सी पर आराम से बैठा हूँ। हाय, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना जब दिल खुश हो जाता है। तो भाई आप सभी भी अब ये लगा के चलिएगा जल्दी ही। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा नाम बताए जो मुझे याद हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, बताते ही नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है, पता नहीं क्यों डरते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनका भी भला, क्योंकि सीधी सी बात, पता है बता देते हो ना तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। रीज़न क्यों? क्योंकि तुम लोग तो पढ़े थे, हमने पढ़ाया था। जो हम बोलते हैं ना, तब बहुत से बच्चे, जैसे कल ही था, कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा दिल तोड़ने वाला कमेंट करा था ऑफलाइन। ठीक है कोई बात नहीं, मान ली उसकी बात भी सराखे। जब ऐसे ऐसे कमेंट देखते हैं ना तब हमारा भी मनोबल टूटता है। तुम लोगों को बार बार कहते हैं सेशन शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो। तुम लोग ये 20 बच्चे पढ़ते ना यार, ऐसे होता है कि यार कुछ कर भी रहे हैं हम, ये क्या बात हुई। औरों को देखते हैं पता नहीं उनके पास कितने कितने विद्यार्थी, हम देखते हैं यार, जबकि पढ़ाई में कहीं कमी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वो सिलेक्शन की घड़ियां हमें मिलती है ना, तब लगता है
एक बच्चे को भी पढ़ाया तो भी अच्छा, 20 को पढ़ाया तो भी अच्छा, 200 को पढ़ाया तो भी अच्छा। सिलेक्शन देना था, सिलेक्शन दिया। ठीक है ना। और भी बहुत सारे बच्चे हैं। कुलवीर बच्चा है भाई, अभी मुझे ध्यान नहीं आया, फेसबुक पे वो मेरे से कनेक्टेड है, कुलवीर, उसका भी कहीं पे सिलेक्शन हुआ था, शायद वो भी पंजाब में है, ध्यान नहीं है मुझे, बता दूंगी मैं आप लोगों को उसका भी। बहुत से बच्चे हैं यार। अब अगला नंबर ये लगा के चलिएगा आपका है। और भाई सिलेक्शन हो जाता है, क्लासें पढ़ते हो, मज़ा आता है, फ़ायदा मिलता है ना। अगर कहीं सिलेक्शन लेके जेई की कुर्सी पे आराम से बैठे होते हो तो यार बता दिया करो, हमें भी थोड़ा खुश होने का हक है। और कोई हरियाणा में खासकर लगा हो भाई, मेरे हरियाणा में जेई, तो यार वो ज़रूर बताना, क्योंकि खुद मैं हरियाणा से होके हरियाणा का जेई अगर मैंने कोई बना दिया, और ख़ासकर ये सोनीपत, पानीपत, गन्नौर इस लाइन पे, मैं कह रही हूँ सच में मेरे ज़िंदगी सफल हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगा मेरा। अगर किसी को भी लगा हो भाई कोई, तो वो बता ज़रूर दिया करो, पानीपत, सोनीपत, करनाल वाली लाइन में। चलो आओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वहाँ से पता है ये चीज़ याद क्यों आई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही याद आई। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एनर्जी खर्चा निकालना है, बोले तो एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको यहाँ पर बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है तो उसमें उसने क्या बोला, क्या है कि किसका बिल बनाना है, कह रहा है 1500 वाट का हीटर है, ठीक है, 2 घंटे चलता है एक दिन में, ठीक है जी, कितना हो गया भाई 3000 वाट आवर। कह रहे 20 दिन के लिए चलाना है, 30,000 गुणा 20, 60,000 वाट आवर है। अब ये क्या है वाट आवर में, हमें क्या यूनिट पर यूनिट खर्चा दिया है, क्या 4 रुपए। यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, भाग दे दो 1000 से, 60 किलोवाट आवर, या क्या कह सकते हो 60 यूनिट। पर यूनिट 4 रुपए है तो 60 गुणा 4 कर दीजिए, 240 रुपये आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन था, 6 चौक 24, सीधा 240 रुपये। बिजली का बिल बनाना था, बना दिया। इतना कम किसका आता है, काश मेरा है। तभी मैं कह रही हूँ भाई कोई हरियाणा का जेई होना ज़रूर बताना। मेरे घर यार बहुत बिजली कटती है, बहुत ज़्यादा कटती है, ठीक है, और बिल तो भाई बेशुमार आता है। थोड़ा सा चेक करवा लूँगी मैं भी अपना मीटर, ठीक है ना। चलिए जी बताओ, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। ये हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, पागल बनाने वाली, ये जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। बताएं जरा, कह रहे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आपके ये क्लिनिक्स में, क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जो ये आपके क्लिनिक्स में यूज़ किए जाते हैं, ये मापने जाते हो ना अपना फीवर वगैरह, तो उसमें यही पूछ रहा है कि उसके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रेंज होती है। उसकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रेंज पूछी है। ये पता है, इसको तो ना सिंपल सी बात बताऊँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हो अपने की, आप लोगों के घरों में भी होगा, वो मरकरी पारे वाला कांच वाला थर्मामीटर है ना, वो उठा के देख लेना। मरकरी पारे वाला कांच वाला मीटर उठा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जी हाँ, कांच वाला थर्मामीटर उठा के देखना, पता चल जाएगा कि उसमें मिनिमम क्या रेंज है, मैक्सिमम क्या, ये रेंज मेंशन की होती है। बोलते हो ना कि 94, ये आपका 99 डिग्री,
99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री, 101, 102, 102 पॉइंट समथिंग। 99 का फीवर सबसे गंदा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो फीवर तो जरा सा होता है लेकिन वो जोड़ों में दर्द करने वाला फीवर है। 101, 100 ये फिर भी ठीक है, दवाई से उतर सकते हैं। 102, 3, 4 जो हैं वो बहुत गंदे होते हैं, वो दिमाग पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो बहुत टेढ़ा फीवर होता है। अगर यही 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप अपने किस्में सेल्सियस में बदलते हो तो ये आपका ये निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 35 से 42 डिग्री निकल के आएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, चलिए बस बहुत है इतना, छोड़ो, क्योंकि फिर ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। बच्चों को मैंने देख लिया, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैडम फटाफट क्वेश्चन कराओ, ABCD कराओ, ख़त्म करो। कोई ना भाई, बताओ जरा। बिजली ट्रांसफॉर्मर पर दैनिक आधार पर जांच की जाने वाली मुख्य चीजें। मेन थिंग, आप भाई अपने कोई पावर ट्रांसफॉर्मर की मेंटेनेंस कर रहे हो तो उस पावर ट्रांसफॉर्मर की मेंटेनेंस करते टाइम पे जो डेली बेसिस पे मेंटेनेंस की जाती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, आप डेली बेसिस पर क्या चेक करके आते हो, ये उसने यहाँ पर आपसे पूछा है। कह रहा है ऑयल कंडीशंस ऑफ OLTC टू बी एग्जामिन्ड, कि ऑयल की का क्या अवस्था है ये मापते हो। मैकेनिकल इंस्पेक्शन बक्कल रिले की, लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑल द बुशिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर बताएं कि डेली बेसिस पे, हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं, मेंटेनेंस करते टाइम पे तो ये चारों की चारों पॉइंट का ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसने बोला है कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर आप क्या चेक करेंगे। रेगुलर बेसिस पे क्या चेक करोगे, ऑयल की अवस्था क्या है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन करोगे बक्कल रिले की। भाई हम डेली बक्कल रिले की मैकेनिकल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, डेली करेंगे तो बक्कल रिले हमें निकालनी पड़ जाएगी, काम नहीं होगा ना। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम एनी पॉइंट, बिल्कुल सही भाई, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम 0.1% की भी 0.1% की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बाय चांस आपके ट्रांसफॉर्मर से मान लीजिए कहीं से लीकेज हो रही होगी, ट्रांसफॉर्मर में बाय चांस कहीं से भी अगर आपकी लीकेज हो रही होगी तो उस अवस्था में ट्रांसफॉर्मर के, और लीकेज भी किसकी, खासकर तेल की, तो ये लगा लीजिएगा आपका ट्रांसफॉर्मर काम करने की बजाय उसमें आग लगने जैसा सीरियस खतरा उत्पन्न हो रहा है, लीकेज का मतलब। ठीक है जी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समस्या का कारण बनता है। इसीलिए जो भी आपका इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जब जाता है ट्रांसफॉर्मर को इवन चालू करने से पहले या रनिंग कंडीशन में भी ये देख के आता है कि उसके टैंक से बाहर ऑयल तो नहीं निकल रहा। ये तो मैंडेटरी है ही है कि रोज भी क्या, कई जगहों पर तो जो बड़े बड़े लेवल पर दिन में 2-2, 3-3 बार चेक होता है ये चीज़। ठीक है भाई, दो जरा एक और क्वेश्चन। डिमांड फैक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है इसने, डिमांड फैक्टर का क्वेश्चन दिया है। दो जरा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखें क्या कहता है, डिमांड फैक्टर निकालना है। A conference room has 15 lights at 100 watt each, but only 13 lights are used at the same time. Calculate the demand factor. पावर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई ये। पावर सिस्टम का भी आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स कह रही हूँ, पावर सिस्टम का भी जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आता है ना, इकोनॉमिक ऑफ अ पावर जनरेशन, उसमें आती हैं ये चीज़ें, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, ये सब। बताओ जल्दी से, डिमांड फैक्टर होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए भाई। डिमांड फैक्टर आपको बता दूं, डिमांड फैक्टर का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो बता दूं, मैक्सिमम डिमांड बटे में
कनेक्टेड लोड, ये होता है आपका डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो आपको उसने बोला था कि आपके 15 सोर्स हैं, वी हैव 15 लाइट एट 100 वाट ईच, लेकिन उनमें से कह रहा है कि 13 यूज होते हैं। ठीक है, यूज कितने हो रहे हैं? 13 यूज हो रहे हैं। ओनली 13 लाइट्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। यहाँ पर पता है क्या, अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे होंगे ना, उसमें डिमांड फैक्टर ये निकाला तो जरूर होगा, उसमें आपको मैक्सिमम डिमांड और ये कनेक्टेड लोड डायरेक्ट दिया होता है। यहाँ पर उसने खोल के दिया है भाई। देखो कनेक्टेड लोड की बात करेगा तो कनेक्टेड आपके उसने क्या बोला है कि 15 लाइट है 100 वाट की लगी हुई है, 15 लाइट्स है 100 वाट की। तो यहाँ पर कनेक्टेड लोड आपका क्या हो जाएगा? 15 गुणा 100, 1500 वाट हो गया आपका कनेक्टेड लोड। अब मैक्सिमम डिमांड पूछी थी भाई, मैक्सिमम उसने बोला 13 एक बार में चलेंगे, ये पॉइंट भी बोल रहा है 13 एक बार में चलेंगे, और मैक्सिमम डिमांड यही होती है जो एक बार में चलें, और लेकिन है कितने? 100 वाट के। बस इतना सा क्वेश्चन था, यहां से निकाल देना था आपने डिमांड फैक्टर 13/15, भाग दे दीजिए भाई। 13/15 परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। गुणा 100 कर लीजिए भाई, और कुछ नहीं। बस कर दीजिए, ये आएगा लगभग 0.86, फिर इसको 100 में किया तो आपका आ गया 86% के आसपास। ऑप्शन सी। समझी गए हो ओ बालक प्राणी? समझी गए हो कि नहीं? नहीं समझी गए हो तो एक बारी क्वेश्चन ने दोबारा देखो, समझना जरूरी है। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हें लग रहा हो, देखो है ये भी सीधा क्वेश्चन, तुम्हें लगता हो कि मैडम फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट मैक्सिमम डिमांड देगा, कनेक्टेड लोड देगा, बटे में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा सा वो भी पढ़ाएगा, बस मौज लेगा वो भी थोड़ी सी। और भाई हमेशा कहती हूं मैं, हमेशा सरकार तुम्हारे लिए बैठी नहीं है कि आओ बेटा लो सरकारी नौकरी। सरकार कह रही है तुम आओ मांगो सरकारी नौकरी, और मैं कहूंगी जा दफाओ, हम नहीं दे रहे। तुम्हें क्या करना है, उसके सर पे चढ़ के खींच के आनी है सरकारी नौकरी अपनी। आज की डेट में ये हाल है कंपटीशन का। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन घुमाने का तरीका है ना उसका, ये वही है कि तुम्हें अब उसके सर पे चढ़ना है और कंपटीशन की वाट लगानी है। बताओ जरा, बताओ जल्दी से। फीडर में ऑल्सो भी अंडरग्राउंड, इन विच केस दे आर कॉल्ड। अगर अंडरग्राउंड के केस में पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड के केस में फीडर्स को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर दो बेटा फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बचवा। देखो आपको बताऊं, यहां पर सिर्फ पता है उसने ये पूछा था कि जो अंडरग्राउंड में आप ट्रांसमिशन करते हो ना, अंडरग्राउंड में जो तारे बिछाते हो उसको क्या कहा जाता है आपका? ओवरहेड ट्रांसमिशन अंडरग्राउंड है भाई, क्या से कहा जाएगा? फीडर। फीडर तो उसने बोला ये सब फीडर ना, केबल। बिल्कुल सही। आपको बता दूं यहाँ पे ये डिफरेंस यही है, वायर की जब बात आती है,
वायर का मतलब है सिर्फ ये एक आपने कॉपर की तार ले ली बस, इसके ऊपर ना कोई इंसुलेशन ना कुछ। जब आप इस वायर के ऊपर कई सारी प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगा देते हो, इंसुलेशन लगा देते हो, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक कहलाती है केबल, एक कहलाती है OH लाइन। केबल इसको तभी कहा जाता है जब ये आपकी अंडरग्राउंड में होती है। और खाली अगर लाइन शब्द लिखी मिलेगा, खाली अगर लाइन शब्द मिला लिखेगा तो लाइन का मतलब है ओवरहेड ट्रांसमिशन। लाइन का मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन। याद रहेगा? याद रहेगा। इसीलिए केबल था सही जवाब। देने का बच्चा अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखने का बेटा जी। अब थोड़ा तुम भी बता दो, सारा आपको नहीं थोड़ी बताएगा, हम भी थक जाएंगे भाई। व्हाट इज द क्रस्ट स्पीड इन ट्रैक्शन सिस्टम? क्रस्ट स्पीड बोले तो आपका, मैं यहाँ पर उसने मैक्सिमम स्पीड की बात पूछी है, बोल रहा है क्रस्ट स्पीड का फॉर्मूला बता दो। ला, मैंने हिंट ही दे दी आपको, एक चीज दे दूं, एक शब्द बता देती हूँ, क्रस्ट, पीक, मैक्सिमम और हिंदी में शिखर, अधिकतम। ये सारे शब्द ना एक ही बात के लिए यूज होते हैं, ठीक है, समझ गए? तो अब सोच के देख लो आंसर, हिंट दे दिया क्वेश्चन की। कह रहा है कि ना रेशो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड टोटल टाइम टेकन टू रन। भाई ये कह रहा है कि जितनी देर के लिए ट्रेन रुकी और चलने में लगने वाला समय। भाई स्पीड की बात की है, स्पीड में भाई चलने रुकने वाले को थोड़ी ना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर कह रहा है कि मीन स्पीड है जो कि ट्रेन के द्वारा मेंटेन की जाती है। भाई मीन काहे, जब उसने क्रस्ट शब्द बोला है, औसत क्यों लूं? उसने बोला है ना मैक्सिमम बता, तो भाई नहीं लेती मीन भी, क्यों लूं? मैं तो मैक्सिमम लूंगी। फिर कह रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड टोटल टाइम टेकन इंक्लूडिंग। फिर वही कह रहा है काय को लूं स्टॉप, भाई काय को लूं स्टॉप, काय को, स्पीड की बात है तो रुकने का क्यों ले? इट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय, बिल्कुल सही, सिंपल सा शब्द पूछा था उसने। क्रस्ट स्पीड का मतलब पूछा था भाई एक ट्रेन अपना पूरा ट्रैवल करते टाइम पे कितनी मैक्सिमम स्पीड लेगी, वही जितनी उसने मैक्सिमम अटेन करी है वही है क्रस्ट स्पीड, वही है पीक स्पीड। बस मैंने कहा था ना ये एक ही बात के लिए शब्द है, बस कभी क्रस्ट की जगह मैक्सिमम लिख देगा, ऊपर मैक्सिमम लिख देगा, यहाँ क्रस्ट लिख देगा, यहाँ मैक्सिमम लिख देगा, वहाँ क्रस्ट लिख देगा, यहाँ पीक लिख देगा, यहाँ मैक्सिमम लिख देगा। पागल बनाने की कोशिश, और तुमने बनना नहीं है, याद रखना है, ठीक है? बोल देना हम दीपा मैडम के स्टूडेंट हैं, हमें पता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सुपर कंडक्टर में बताने का, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से बच्चा। सुपर कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बताइए कितनी होती है, और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर होते क्या है? क्या होते हैं सुपर कंडक्टर्स? सुपर कंडक्टर वे कंडक्टर जिनका आपको ये पता होना चाहिए, सुन लो, ये कॉन्सेप्ट निकला भी कहां से था? ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला था कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि इनका अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। यहाँ से पकड़ा था उसने ये फिनोमिना, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो उसने फिर ये देखा, कहते हैं टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। बहुत बढ़िया। और कंडक्टर के लिए हमें चाहिए क्या? रेजिस्टेंस घटाओ घटाओ घटाओ, करंट बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अच्छा कंडक्टर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उसने यही बोला था, ऐसे मत घटाना, ढंग से घटाना। तो
देखो देखो देखो, तो कहते हैं जब टेम्परेचर घटा रहे हो रेजिस्टेंस घट रही है, तो मैं बहुत 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 घटा देता हूँ। इंजीनियर खाली बैठने वाले थोड़ी थे, भेजा तो बहुत चला होता है उनका। कहते हैं रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से जीरो कर दो, हालांकि ये जीरो होता है आइडियल केस। तो जब टेम्परेचर घटा 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 के अगर आप रेजिस्टेंस जीरो कर देते हो तो ये कंडक्टर के आगे ना एक सुपर शक्तिमान वाला शब्द लगा देता है, सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, जब किसी कंडक्टर की आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटा घटा के रेजिस्टेंस जीरो बना देते हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है भाई, शक्तिमान वाली ताकत आ जाती है उसमें, और उसके आगे शब्द लग जाता है सुपर, सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, लग गया, सुपर कंडक्टर शब्द लग गया हमारा। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस का उल्टा, 1/में रेजिस्टेंस होती है कंडक्टेंस, तो भाई 1/में जीरो बोले तो इन्फिनिटी, ये क्या हो गई, कंडक्टेंस हो गई। ऑप्शन नंबर जीरो और इन्फिनिटी, याद रखना ये किसका है, आइडियल केस है। प्रैक्टिकल बोलेगा तो जीरो बोलेगा वेरी वेरी लो, लो भी नहीं, वेरी वेरी लो, और कंडक्टिविटी बोलेगा वेरी वेरी हाई। ओके बच्चा प्राणी, समझी गए हो, समझी गए हो। देखो जरा, व्हाट इज द शेप ऑफ BH कर्व इज वाई, अच्छा सॉरी वाई, सॉरी वट नहीं है, वाई द शेप ऑफ BH कर्व इज नॉन लीनियर, बताने का जरा। हालांकि आपको बताऊं BH कर्व में ना, BH कर्व जो है वो इस प्रकार का होता है, ये आपका, चलो H ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम, तो ऐसे जाएगा, यूं आएगा, यूं जाएगा, बहुत बढ़िया सी शेप बनाई है। आप लोगों ने जो देखा होता है ना, आप लोग समझते हो कि ये मैडम इस तरीके का है, ये बीच वाला छोड़ देते हो, लेकिन आपको बता दूं ये BH कर्व ना एक्चुअल में जीरो से ही शुरू हो रहा होता है, और बल्कि इस बीच वाले को तो कहा जाता है आपका वर्जनल कर्व। क्या कहा जाता है, वर्जनल कर्व। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैग्नेट का होता है, जी हाँ, जो सबसे पहले मटेरियल मैग्नेट बन रहा होता है ना, उसमें ये कर्व जरूर आता है। जो एक बार मैग्नेट बन गया है, फिर आप उसको मैग्नेट डीमैग्नेट, मैग्नेट डीमैग्नेट कर रहे हो, उसमें ये कर्व नहीं आता, उसमें खाली ये बीच वाला आता है भैया आपका, ये वाला। ठीक है जी, अब उसने यही पूछा था कि ये BH कर्व ऐसे लीनियर क्यों नहीं है, BH कर्व लीनियर क्यों नहीं है। इतने लंबे चौड़े तो हमारे रीजंस आते हैं, है ना भाई, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इट इंडिकेट दैट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट बट इट वेरीज। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोल रहा है भाई, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोले तो म्यू नोट, या सॉरी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोले तो खाली म्यू कह रहा है कि म्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि बदलती रहती है। कह रहा है गलत है, ये आपको बता दूं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। आपको बताऊं, आप लोगों ने संबंध देखा है B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच, यहां से ये निकलता है म्यू नोट म्यू आर एच। ठीक है जी, म्यू को क्या लिखा जाता है, म्यू नोट। इसे यूं कह सकते हो कि म्यू के ना दो घटक होते हैं, एक म्यू नोट एक म्यू आर, जिसमें से म्यू नोट तो क्या है भाई, फिक्स है। म्यू नोट की वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है, 4 पाई इंटू 10 की -7, ये भी याद रख लेना, एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। म्यू नोट क्या होता है, परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई गुणा 10 की -7। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी, आपकी सापेक्षिक सापेक्षिक चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू जो है ना वो हर मटेरियल के लिए बदलती है भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है हर मटेरियल के लिए, जिसकी वजह से अगर ये म्यू आर आपका कांस्टेंट आ जाता तो म्यू नोट तो कांस्टेंट था ही, म्यू कांस्टेंट हो जाता तो B और H में क्या आ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन, जबकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन। और आपको बता दूं ये म्यू आर जो बदलती है ना, ये खासकर हमारे किसके केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में बदलती है भाई।
और हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही ज़्यादातर बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में बदलती है और उसी की ज़्यादातर बात करते हैं। तो म्यू आर के कांस्टेंट ना होने की वजह से हमारी क्या है, BH कर्व की शेप लीनियर नहीं है। ऑप्शन सी गया सही जवाब। समझ गए भाई? आज तो सही लगी होगी क्लास भाई कईयों को। देखो भाई, कईयों को शिकायत हुई होगी कि मैडम मेरा नाम नहीं लिया या मेरे क्वेश्चन नहीं देखे। मैंने सबके क्वेश्चन, सबके आंसर्स देखे हैं, लेकिन बेटा मेरा मकसद होता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोल्व करवाऊँ। तो ये नॉन टेक की तरह पढ़ाई तो है नहीं कि भाई हाँ ए बी, ये मैं आपको बता दूं ताजमहल आगरा में स्थित है, फिर मैं आपको ताजमहल की कहानी बताने बैठ जाऊँ ना भाई। यहाँ हम चलेंगे टू दी पॉइंट। कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट इतने लंबे लंबे आते हैं। अब मैं चाहूँ ना, मैं इस BH को कितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन BH के वो पूरा एक्सप्लेन करने लगूँ ना, पूरा एक लेक्चर तो उसमें निकल जाए। तो बेटा इसमें ना टेक्निकल स्टडीज़ में हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही रहेगा, लेकिन आपको ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सभी बच्चों को सेटिस्फेक्शन रही होगी। मैंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिएगा। और गाइस एक बार फिर से बता दूं, इस 14 जून को यानी कि 14 तारीख को दोपहर 3 बजे आप लोगों के लिए आपका ये टेकपुर परिवार एक सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। सरप्राइज़, जी हाँ सरप्राइज़ ही है आप लोगों के लिए। कुछ नया करने की कोशिश है, कुछ पुराने के अंदर नया, इसीलिए वो सरप्राइज़ है। आप सभी को जिसका इंतज़ार था, आप लोगों के कहने पर ही किया जा रहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। और कल इसी समय 5 बजे यहाँ पर, कल सॉरी सैटरडे है तो कल स्पेशल क्लासेस होती हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे, ठीक है। कब मिलूंगी? मंडे शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और अपना क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके। आप लोग भी जितने भी लाइव देख रहे हो ना, वे भी ऑफलाइन जरूर बताना, क्योंकि लाइव में हम कमेंट नहीं देख पा रहे होते हैं इतना, ऑफलाइन जरूर पढ़ लेते हैं। मैं रात को बैठ के जरूर देखती हूँ। और किसी भी बच्चे का भाई अपनी क्लासों से सिलेक्शन होता है ना, जरूर बताया करो, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।